नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस क्लास पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस ईवीएस क्लास में मैं आप लोग को सुपर 30 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं, जो आपके सीटेड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहां से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने मिलेगा आपके ईवीएस के पेपर में। तो चलिए इस सुपर सेशन को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन का लेवल को मालूम करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोधगम्यता का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है, या स्कूल बैग का कम वजन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर को हम लोग माने तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अबोधगम्यता भार का कम करने की जरूरत है ना। यानी जितना भार कम होगा उससे बच्चों को ज़्यादा आपका क्या होगा दोस्तों, फायदा होगा, और बच्चे जो है वो डेली स्कूल यानी रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बोझ के बिना सीखना क्या होता है दोस्तों, अबोधगम्यता का भार कम करने की जरूरत। ठीक है, चलिए नंबर 2 सवाल। नंबर 2 में क्या है, ईवीएस शिक्षक के दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान करना पड़ता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, शिक्षक सहायक सामग्री की उपलब्धता, ईवीएस पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है, छात्रों की कम उपस्थिति, या अनुभवी शिक्षकों का अभाव। तो दोस्तों, ईवीएस शिक्षा के दौरान शिक्षकों को आप लोग का क्या करना चाहिए, ईवीएस पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। नंबर थर्ड में आते हैं। नंबर थर्ड में है कि विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 नवंबर, या 22 दिसंबर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को क्या माना जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस, या तो कह सकते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, चलिए नंबर 4 में क्या है, इनमें से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है ना, यानी जल के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, या हेपेटाइटिस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है वो आपका जल प्रसारित रोग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 में क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और संग्रहण और भंडारण। ठीक है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण का मतलब क्या होता है दोस्तों आप लोग का, वर्षा जल का संग्रहण, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर 6 में क्या है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है आप लोग का पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल। नंबर 7, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, सतही क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतही क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतही क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होता है, या सतही क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सतही क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। नंबर 8, पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है सिंचाई खेती, सीढ़ीदार खेती, आधुनिक की खेती, या मिश्रित खेती। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ीदार खेती। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है दोस्तों, आपका क्या किया जाता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है ना। और वहाँ यहाँ पर जो होता है दोस्तों, अब क्या होता है कि मुख्य रूप से वहाँ पर की जाती है आप लोग का पहाड़ी क्षेत्र में खास करके। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में क्या है कि मानवीय क्रियाओं के कारण होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है, यानी मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो प्रदूषण को किया जाता है उसको क्या कहते हैं। मानव जनित प्रदूषण कहा जाता है, कृत्रिम प्रदूषण कहा जाता है, प्राकृतिक प्रदूषण कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मानव जनित प्रदूषण कहा जाता है। मानवीय क्रियाओं के कारण होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है आप लोग का? मानव जनित प्रदूषण। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10, खरीफ फसल को उगाने का सही मौसम कौन सा है? ऑप्शन में है जून, सितंबर, फरवरी, जून, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त और अक्टूबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा खरीफ फसल को उगाने का सबसे सही मौसम आपका होता है जून से सितंबर के बीच। यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। नंबर 11, इसरो का फुल नाम क्या है? यानी पूरा नाम क्या है आप लोग का इसरो का? ठीक है, तो आई से होता है दोस्तों आपका इंडियन, एस से होता है स्पेस, आर से होता है रिसर्च और ओ से होता है आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 में सही बता रहा है आप लोग का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल नाम है। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है छात्रों की त्रुटियों को इंगित करना है, अधिगम्य अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना, या छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड देना, या अगली कक्षा में छात्रों को प्रमोट करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम्य, ठीक है, अधिगम्य अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना चाहिए। ठीक है, ये आपका किसका मतलब होता है दोस्तों? ये आपका मतलब होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसका क्या होता है? आपका मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 13, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बोल देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अपने आसपास को खोजने के अवसर को प्रदान करना, ये इसका सही मतलब हो जाता है। जब भी आप लोग का अवसर प्रदान करने वाला कोई चीज़ आ जाता है तो वो सबसे बड़ा आपका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है खोजबीन के आधार पर बहुत कुछ उन लोगों को फायदा मिलता है, बहुत कुछ सीखता भी है। एक आपका अवसर हो गया खोजबीन के कारण, और दूसरा हो गया दोस्तों फील्ड ट्रिप जिसको बोला जाता है क्षेत्र भ्रमण। तो क्षेत्र भ्रमण से भी बच्चा बहुत कुछ सीखते हैं। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी यानी बस्ती में नहीं रहता है? ऑप्शन में है ततैया, चींटी, दीमक या मकड़ी। तो दोस्तों कौन सा ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का मकड़ी। ठीक है, मकड़ी एक ऐसा कीट है जो कोई भी बस्ती या तो कॉलोनी में साथ रहना पसंद नहीं करते। नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शैक्षणिक सिद्धांतों में से एक है पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का आविष्कारी प्रयोग, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग, या बच्चों को अपने स्वयं का वातावरण का पता लगाने, अनुभव करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग का पॉइंट आ रहे हैं, है ना? यानी ऑप्शन 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी। नंबर 16, भारतीय गोल्फ संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या जयपुर में? तो दोस्तों भारतीय गोल्फ संघ का मुख्यालय आप लोग का कहाँ है? दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17, एशियाई शेर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन में है भूटान, तुर्की, ईरान और इराक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ईरान। ईरान क्या है? एशियाई शेर है। और यह क्या है दोस्तों? यह किस देश का राष्ट्रीय पशु है? एक ईरान का राष्ट्रीय पशु है आप लोग का एशियाई शेर। नंबर 18, रबी का फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? गन्ना, मक्का, कपास और गेहूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं, जो कि रबी की फसल है। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षा पर बल देता है? यूनेस्को, यूएनईपी, यूएनओ या WHO? तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा पर बल देता है आप लोग का यूएनईपी, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों भोजन। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा यानी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ऑप्शन में है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना या विषय अनुसार उपागम। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 के अनुसार वो किसे प्रस्तावित नहीं करती? वो नहीं करती आप लोग का तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराती, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 22, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन में है लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ठंडा स्थानों में से आप लोग का है वो एक है दोस्तों आप लोग का लद्दाख। ठीक है, जो माइनस में इसका सेल्सियस जो है इसका माइनस में चल जाता है, -40 डिग्री भी इसका आपको वहाँ का रेगिस्तान, वहाँ का क्या होता है तापमान होता है लद्दाख का। नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चे कम गलतियां करें, है ना। समर्थन नहीं करती, क्या बोल रहा है कि समर्थन नहीं करती। दोस्तों इसमें हमको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। देखिए अगर बच्चे ज़्यादा गलती करेंगे, है ना, अगर बच्चे ज़्यादा गलती करेंगे तभी न उसका कमी को महसूस मिलेगा, है कि नहीं, कि उसके अंदर में क्या कमी है, वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारा कुछ चीज़ मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा कम गलती करे तो उससे मालूम ही नहीं चलेगा आप लोगों का शिक्षक का कि शिक्षक एक्चुअली क्या समझे उसके बारे में, है कि नहीं। बच्चा गलती कर रहा है तो क्यों गलती कर रहा है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करें तभी जाके शिक्षकों को समझ में आता है। चलिए 25 में क्या है कि प्राकृतिक परिस्थिति के तंत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन में है खेत, बांध, झील और पार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन 3 यानी झील। प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है आप लोग का झील। 26 मरुस्थलीय भवन किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो दोस्तों मरुस्थलीय भवन जो होता है वो होता है आप लोग का बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 27 गिद्ध किस वर्ग में आता है? ऑप्शन में है प्राथमिक उपभोक्ता, परिजीवी, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। गिद्ध आता है किसमें? आप लोग का तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर 28 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, निम्न स्तर से उच्च स्तर को या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, उच्च स्तर से निम्न स्तर को क्या करती है? ऊर्जा सदैव प्रभावित करती है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 29 पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन में है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का तेलंगाना, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोचमपल्ली क्या है? बुनकरों का शहर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुनाई का काम करता है ना, बहुत ज़्यादा बुनाई का काम होता है। वहाँ पर साड़ियों के विभिन्न प्रकार के डिजाइन आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये आता है दोस्तों आप लोग का तेलंगाना के राज्य में। नंबर 30 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए या कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में।
तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना आंसर आया, कितना सही हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। और दोस्तों वीडियो पाने के लिए, बहुत ज़्यादा वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।